Hello everyone, as you all are know, myself Ashutosh Vasist and currently I am pursuing MBBS at PGIMS Rohtak. Hope you all are good and fine at your places. So guys, हम केमिस्ट्री के साथ शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11th 12th फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे वाला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करेंगे डॉक्टर मानव। सो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 11th में स्टार्टिंग के अंदर मोल कॉन्सेप्ट से अपन शुरुआत करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि जब से एनटीए एग्ज़ाम पेपर बना रहा है तब से बिल्कुल ही पेपर का लेवल काफ़ी डाउन चला गया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट का अगर वेटेज देखा जाए तो नीट के अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट का वेटेज 1 to 2 क्वेश्चंस का है। ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस। तो मोल कॉन्सेप्ट से बड़े ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सिंपल कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ध्यान देना है। कोई इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल कंसाइज वे में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ पूछी जाती है, उसी चीज़ों के ऊपर अपना मेन फोकस रखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। जैसे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। तो एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटम या मॉलिक्यूल। एटम क्या है? तो देखिए, एटम किसी भी एलिमेंट की वो छोटी से छोटी यूनिट है जिसको और हम डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी एलिमेंट की नॉन डिस्ट्रक्टिव यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहेंगे। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये आप बेसिक चीज़ें जो और दी हुई है वो आप पढ़ लेना। अपन कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। एटम का जो मास होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं AMU में। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो वो AMU के अंदर रिपीट होता है। फुल फॉर्म देख लेना, एटॉमिक मास यूनिट लिखी हुई है हर जगह। और 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये एक कन्वर्जन होता है जो कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए जी, एटम हो गया, AMU। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल H2 आर मेड अप ऑफ H and H. देयर आर 2 atoms of H in a single molecule of H2. SO2 क्या है? 3 atom, 2 atom of oxygen and 1 atom of sulfur to form sulfur dioxide molecule. तो ये मॉलिक्यूल होता है। इसका भी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखें, सिंगल मॉलिक्यूल का अगर मास हम देखेंगे तो वो AMU के अंदर लिखा जाएगा। एक रिएक्शन लेते हैं मोल को समझने के लिए। अब आखिर में मोल है क्या? मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, मोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट। सो एक रिएक्शन लिखते हैं NO2 + 3H2 टू फॉर्म 2NH3। ये रिएक्शन बड़ी फैमिलियर रिएक्शन है, सभी ने सुनी होगी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 1 molecule of nitrogen combined with 3 molecule of hydrogen to form 2 molecule of ammonia। अगर हम इनके मास की बात करें तो 1 molecule of नाइट्रोजन का वेट होगा 28 AMU, 3 molecule of हाइड्रोजन का वेट होगा
6 AMU और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 का वेट होगा 34 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो कि हम आगे पढ़ेंगे वो भी एप्लीकेबल है कि 28 + 6 = 34। चलिए, अब मोल है क्या? अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो अगर देखा 28 AMU ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 6 AMU ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 AMU ऑफ NH3, बट AMU इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? हमें क्या पता है कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर हमने 6 ग्राम हाइड्रोजन डाला तो 34 ग्राम हमें अमोनिया मिलेगा। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। तो इस मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, सॉरी। तो इस माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक स्टडी से कनेक्ट करने वाली जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं मोल। ठीक है, मतलब क्या होता है मोल का? कि जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर तो हम वो चीज़ें देख नहीं सकते। तो वो जो चीज़ें एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हो रही है वो सेम चीज़ें मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने के लिए एक की का आविष्कार हुआ जिसको बोला मोल। तो मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब चीज़ें देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू कैलकुलेट मोल। तो मोल को कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लो हमें मास दिया हुआ है तो हम मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मास अपॉन एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास अगर दिया हुआ है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट और मास, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम जो कि हमें गिवन होगा अपॉन 22.4 लीटर और 22400 ml, लीटर का ml में कन्वर्जन, सिंपल थिंग। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं, क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ एटम अपॉन Na नंबर ऑफ एटम, Na नंबर ऑफ एटम्स इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये बताएंगे हमें मोल्स उस पर्टिकुलर थिंग के। जैसे किसी भी एटम का कोई भी मास दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल 46 ग्राम ऑफ सोडियम, कितने मोल होंगे? तो 46 ग्राम गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, दैट इज 2 मोल। अगर दिया हुआ है 44.8 लीटर ऑफ एनी गैस, थिंक अमोनिया, so divide by 22.4 लीटर, दैट मीन्स 2 मोल। अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 2Na बाई Na, दैट मीन्स 2 मोल। किसी भी एटम का कोई भी किसी भी मास में कोई भी नंबर दिया हुआ हो तो उससे सिंपल कैसे हम मोल कैलकुलेट करेंगे, तो वो ये फॉर्मूलेज है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, एक मोल अगर किसी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर रखा जाए तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, या फिर 22,400 ml वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। अगर एक मोल, तो वो कितना नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, तो वो होंगे Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। अगर हम Na की बात करते हैं तो Na की क्या वैल्यू होती है? Na एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल जो कि एक मोल के अंदर होते हैं। कोई भी एक मोल हमें क्वांटिटी दी गई है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये जो तीन चीज़ें होती है, तीन वेरिएबल जो हमें क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन होंगे,
और उनसे हम कैसे मोल तक पहुंचेंगे, तो वो एक ये सिंपल फार्मूलाज हैं जिसका आगे हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ट्रिक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी इसको लिखते हैं। तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर 1 मोल गैस को रखा जाए तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। इसलिए 22.4 लीटर से हम डिवाइड करते हैं किसी भी वॉल्यूम को ताकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिले। ठीक है, एक और नई इन्फॉर्मेशन मोल के लिए, मोल को ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखा मिल सकता है आपको क्वेश्चन में। इसकी फॉर्म में भी आप मोल को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 3 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या है 3 मोल ऑफ सोडियम। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो इसका मतलब क्या है 6 मोल। मतलब ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल को हम मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की कि मोल क्या होता है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। सबसे पहला सवाल, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मोल का फॉर्मूला हमें क्या पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम क्या है एटम, तो इसका मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 46 अपॉन 23, दैट इज 2 मोल। तो ये पहला प्रश्न बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ molecules in 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे 44.8 को डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से, दैट मीन्स 2 मोल। अब हमें मोल्स मिल गए। अब हमें क्या निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या पता है 1 मोल इज इक्वल टू एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कितने मोल है 2 मोल, तो 2 मोल के कितने हो जाएंगे 2Na मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन आ सकती है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये तो हो गए इतने मॉलिक्यूल्स। अगर एटम की बात करें तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 4 एटम, तो 2Na में कितने हो जाएंगे 2Na इंटू 4 एटम बराबर 8Na। तो ये एटम्स होंगे। तो ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जो पढ़ा उस पे बेस अभी ये 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इस पे बेस सिंपल क्वेश्चन यही बनते हैं जो हमने अभी किए। बाकी कुछ एक और क्वेश्चन बनते हैं, मॉडिफिकेशंस आपको हर जगह मिल सकती हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको जब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो हम लोग भी यहाँ पे नहीं करवा सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, हम उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो गाइस डे बाय डे हम लोग टेलीग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन डालते रहेंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। और आपके कोई भी डाउट आए तो हम लोग सैटरडे को टेलीग्राम चैनल पब्लिक करेंगे, तो आप अपने डाउट वहाँ भी हमें बता सकते हैं। हम लोग वहाँ पे जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ पे हम अपलोड कर लेंगे। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वो सब्सक्राइब करें और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। कोई डाउट आए तो उससे रिलेटेड हमें हमेशा यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी का मतलब होता है, वेपर डेंसिटी इन शॉर्ट में वीडी लिख रहा हूँ। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी की एप्लीकेशन क्या आती है कि मोलिकुलर वेट निकालने के लिए कई बार वेपर डेंसिटी का यूज़ आता है। तो क्या होता है रिलेशन? मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर इसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकती है कि अ गिवन एटम और अ मॉलिक्यूल और अ सब्सटेंस हैविंग वेपर डेंसिटी समथिंग, सो उसका अगर आपको मोलिकुलर वेट यूज़ में लेना है तो आप उसका मोलिकुलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये वेपर डेंसिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। तो जैसा कि आपको पता है कि पूछा गया है कि 1.8 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो निकालने का तरीका सेम, 1.8 बाई 18, ये क्या आ जाएंगे? मोल्स। कितना आ गया? 0.1 मोल। अब एक मोल में कितने एटम होते हैं? 1 मोल contain any number of atoms. So 0.1 mole contain 0.1 N atoms. N number of molecules, sorry. So 0.1 Na molecule. So as we know, 1 mole of water contain N number of molecules and 0.1 mole contain 0.1 Na number of molecules. बट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या निकाले हमने? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को अब एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो एज यू ऑल नो, वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो हियर 3 एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 3 एटम्स। सो 0.1 Na number of molecules of water contain how many atoms? So multiply by 3. So our answer is 0.3 Na. सो दिस इज़ आवर आंसर। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि आंसर 0.1 Na जाएगा 0.3 Na जाएगा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा गया। अगर मॉलिक्यूल पूछता है तो आंसर जाता 0.1 Na। अगर इसने एटम पूछा है तो आंसर जाएगा 1.1 Na मॉलिक्यूल्स आया अपने पास और एक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम, सो 0.3 Na। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम present in 1 liter of water। तो आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? 1000 ml। एंड एज वी ऑल नो, the density of water is 1 ग्राम पर ml। अब कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे 1000 ml लिया है, इट्स वॉल्यूम, तो आपने 22.4 लीटर से इसको डिवाइड क्यों नहीं किया मोल निकालने के लिए? तो आप लोगों का वो डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि 22.4 लीटर वो गैस के लिए एप्लीकेबल है और यहाँ पे वाटर लिक्विड दिया हुआ है। ठीक है, तो अपनी मर्जी से कुछ भी मत कीजिएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप सीखते हैं तो उसको प्रॉपर वे से सीखिए। यहाँ पे लिक्विड है तो हम 22.4 लीटर से इसको डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इसका मास निकालेंगे। तो 1 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। तो कैसे मास निकालें? 1000 ml का मास कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अब यहाँ से इसके मोल निकालेंगे। मोल से हमें मिल जाएंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे हमें एटम्स।
तो अब कुछ खास इस क्वेश्चन में है नहीं, समझने वाली चीज़ सिर्फ यही थी और यही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन चूज़ किया आप लोगों के लिए। तो अब आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी जी है। वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इज़ 2 ग्राम, देन कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे गैस दिया हुआ है, 1 लीटर गैस का वेट कितना है 2 ग्राम, तो 22.4 लीटर गैस का वेट कितना होगा 2 इंटू में 22.4 इज इक्वल टू 44.8 ग्राम। ये क्या होता है 1 मोल, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मोल, और 1 मोल का वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट। तो हियर इज मोलिकुलर वेट इज 44.8 ग्राम आंसर। सो अभी तक हमने जो किया उसका हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सेंटर में रखेंगे हम मोल। क्या क्या पढ़ा है हमने, अगर हमें वेट दिया हुआ हो तो हमें मोल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स दिए, मोल निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर और 22,400 ml। तो ये एक फ्लो चार्ट है जो अभी तक हमने किया, उसका आपको याद करना इससे इजी रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम मोलैरिटी और मोलालिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोलैरिटी, और इसके पैरेलल में रखेंगे मोलालिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, इसको सबसे पहले कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे अंडरलाइन लीटर। अगर वॉल्यूम को इन ml लेते हैं तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। अब बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं और लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ये मास इन kg, ठीक है, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलालिटी के अंदर ध्यान देने वाली बात यही होगी कि यहाँ पे हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम मास यूज़ करते हैं। किसका, यहाँ पे सॉल्वेंट का मास यूज़ होता है और यहाँ पे सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इंक्लूड होगा इसमें, और यहाँ पे जो मास होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट का लेते हैं। तो ये मोलैरिटी और मोलालिटी वाला कंसेप्ट था। तो इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इन यूनिटों का यूज़ आ सकता है कि इतने मोलर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है या इतने मोलल कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इनकी एप्लीकेशंस आपको वहाँ मिलेंगी। बाकी हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यार हमने मोलैरिटी और मोलालिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें कर ली थी, क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो अब हम नॉर्मेलिटी के ऊपर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मेलिटी होती है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं ये एक बार देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट,
ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो यहाँ देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक तरीका होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो व्हाट इज़ वैलेंसी फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है यार यहाँ पे कि किसी भी एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो या तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसकी वैलेंसी को बताता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। Mg2 पॉजिटिव, इसने अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। Al3 पॉजिटिव, इसने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। P3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दे या 3 इलेक्ट्रॉन ले, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी होता है एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन देना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। S2 नेगेटिव 2, Cl नेगेटिव 1। ठीक है, तो ये वैलेंसीज होती है। अपने आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो किसी पर्टिकुलर आयन की वैलेंसी को हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिखते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ से, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ से बन जाएगा मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला निकल के आया है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है, तो वो एक बार अपन देख लेते हैं कि किसका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देख चुके पहले कि वैलेंसी फैक्टर फॉर आयंस के लिए उसकी आउटर मोस्ट शेल को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो देना कितने इलेक्ट्रॉन वो देगा या कितने इलेक्ट्रॉन वो लेगा, वो उसकी वैलेंसी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ साल्ट। तो ये कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर या फिर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट फॉर साल्ट इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। वेट को टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, या तो टोटल कैटायन वाला पोर्शन ले लो और उसका पॉजिटिव चार्ज टोटल कैलकुलेट करके वेट से डिवाइड कर दो, या टोटल एनायन वाला वो ले लो, बिकॉज सॉल्ट इज न्यूट्रल। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, तभी तो सॉल्ट इज न्यूट्रल। तो या तो आप पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करके वेट को पॉजिटिव चार्ज से डिवाइड, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं नेगेटिव चार्ज, बट कंसिडर आपको टोटल करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट, वेट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन। फॉर एग्जांपल Na2SO4 ये एक साल्ट है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन कितना होता है? 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2SO4 डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन 2 या टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन 2, तो कोई भी ले लो, इसका इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकल आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट के साथ हम ऐसे डील करेंगे। एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एसिड है तो बेसिसिटी
और बेस है तो एसिडिटी। ये चीज़ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, अगर वो एसिड है या बेस है तो एसिडिटी रेस्पेक्टिवली हमने ये चीज़ लिख दी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, हमने एक फॉर्मूला निकाला था, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या फिर मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, दिस इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या फिर हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 1000। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले बताया था कि नॉर्मेलिटी, एक नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 नॉर्मल। तो कोई भी सॉल्यूशन 1 नॉर्मल कब होगा, जब उसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा। इसको फॉर्मूला की फॉर्म में अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो ये वेरिएबल है, कितने भी आ सकता है, बट जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वो ये है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1 नॉर्मल। तो एक नॉर्मल की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने वो पहले वाला फॉर्मूला कवर किया था। बाकी नॉर्मलिटी कोई भी क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी तो हम इस फॉर्मूले से डील करेंगे। अगर ml में दिया गया है तो डिवाइडेड बाय 1000, और अगर लीटर में दिया हुआ है तो वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ पे एसिड के लिए जो टर्म यूज होती है वो यूज करते हैं बेसिसिटी, और जो बेस के लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है एसिडिसिटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एसिड के लिए एक टर्म यूज करेंगे बेसिसिटी, और बेस के लिए टर्म यूज करेंगे एसिडिसिटी। तो इनका मतलब क्या होता है, तो बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव कितने डोनेट करेगा, डोनेटेड। तो कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव कोई एसिड डोनेट करता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिसिटी का मतलब, सॉरी एसिडिटी नहीं, एसिडिसिटी का मतलब, तो एसिडिसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ OH नेगेटिव डोनेटेड। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल HCl, अब एसिड की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल HCl कितना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1। H2SO4, यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। अब कुछ एक एसिड्स होते हैं जैसे H3PO2, H3PO3, H3PO4। तो H3PO2 की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 1, H3PO3 की 2, H3PO4 की बेसिसिटी 3 होती है। तो आपको एक कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकता है कि यहाँ पे H3 लिखा हुआ है तो इसकी बेसिसिटी 1Q है, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है तो इसकी 2Q है, और यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है तो इसकी 3Q है। तो इसको समझने के लिए हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे H3PO4 के अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो P डबल बॉन्ड O OH H H, ये स्ट्रक्चर आपको केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, एक OH के साथ, एक H के साथ, एक H के साथ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ होगा
वही ये सिर्फ डोनेट कर सकते हैं, बाकी इसके फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में डोनेट करेगा, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे 2 OH होते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं, तो इसकी बेसिसिटी 2। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन एटम तीनों ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड हैं, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो यहाँ पे अब ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि H3PO2 की बेसिसिटी 1 क्यों है, H3PO3 की बेसिसिटी 2 क्यों है और H3PO4 की बेसिसिटी 3 क्यों है। वो इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है। तो जो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ होगा वो ही ये सिर्फ H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी वेरी करती है। तो मे बी क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दे कि H3PO4 इज़ अ ट्राई-बेसिक एसिड। ट्राई-बेसिक मतलब जिसकी बेसिसिटी 3, H3PO4 is a tri-basic, sorry, H3PO3 नहीं, H3PO4 is a tri-basic acid, H3PO3 is a di-basic acid, मतलब इसकी बेसिसिटी 2, H3PO2 is a monobasic acid। तो ये क्वेश्चन के अंदर भी प्रोवाइड कर सकता है कि H3PO2 is a monobasic acid, या नहीं भी प्रोवाइड करे तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी बेसिसिटी 1, 2, 3 ऐसे वेरी करती है। बाकी एक्सप्लेन मैंने कर दिया, और डिटेल में आप इनके बारे में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेस। तो बेस के अंदर क्या होती है? एसिडिसिटी। एसिडिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव डोनेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH 1, क्यों? क्योंकि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। एक OH नेगेटिव देगा तो इसकी एसिडिसिटी 1 हो जाएगी। MgOH ट्वाइस 2, बिकॉज यहाँ पे 2 OH है। AlOH थ्राइस 3, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 OH है। तो तीनों OH, जितने नंबर ऑफ OH वो डोनेट करेगा वो उसकी एसिडिसिटी हो जाएगी। तो ये बेस के अंदर कॉन्सेप्ट आता है। तो इक्विवेलेंट वेट से अपना यहाँ पे काम था। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफ एसिड एंड बेस। तो वेट ऑफ एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय, एसिड है तो बेसिसिटी और बेस है तो एसिडिसिटी। तो ये इसका ऐसे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं एसिड और बेस का। एसिड अगर दिया हुआ है तो उसकी बेसिसिटी यूज़ करेंगे, और अगर बेस दिया हुआ है तो उसकी एसिडिटी यूज़ करेंगे। तो मैंने एक ही फॉर्मूला के अंदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। बेसिसिटी से मतलब होता है कितने H पॉजिटिव आयन वो डोनेट करेगा। एसिडिसिटी का मतलब होता है कि वो कितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा। तो ऐसे एसिड और बेस का हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। अगर इन टर्म्स ऑफ लीटर देखते हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला निकल के आता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा नॉर्मेलिटी के। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू में वॉल्यूम, ठीक है।